हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में ये जो काव्य खंड में 9 पाठ लगा रखे हैं और ये कविताएं लगा रखी है, इन सब का हम सारांश देखने वाले हैं। सबसे पहले आत्मपरिचय कविता का सारांश देखते हैं। आत्मपरिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। कवि के अनुसार स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन होता है। इस कविता में कवि ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया है। समाज और संसार से खट्टे मीठे संबंध होने के कारण मनुष्य इनसे निरपेक्ष नहीं रह सकता, मतलब अलग नहीं रह सकता है। कवि सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपने जीवन से प्यार करता है। वह पूरे संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है। कवि अपने जीवन में प्रियतमा की मधुर यादों को याद कर जी रहा है। कवि स्नेह रूपी सूरा यानी शराब को पीकर उसके नशे में मस्त रहता है। ये पूरा संसार केवल स्वार्थी लोगों को अधिक महत्व देता है। कवि सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता है। कवि जग के अनुसार न चलकर अपने मन की इच्छा के अनुसार चलता है। यह संसार प्रेम की कमी के कारण अधूरा लगता है। कवि को पसंद नहीं है अधूरा संसार। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार नया संसार बनाता है, फिर उसे मिटा देता है। इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को जान नहीं पाया। सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं रहती। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर लोग होते हैं। कवि अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती है, परंतु वह उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। प्रेम की पीड़ा के कारण उसके रोने को संसार ने गीत समझ लिया है। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि यह संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाह रहा है, क्योंकि कवि तो अपने आप को संसार का नया दीवाना कहता है और वह चाहता है कि दुनिया उसको दीवाने के रूप में जाने। दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थिति में मस्त रहना चाहता है। कवि ने अपने जीवन को विरोधों का सामंजस्य माना है। दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका सारांश कि इस कविता में ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है और उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ये ली गई है। कवि ने मनुष्य की मनस्थिति का चित्रण करते हुए समय की परिवर्तनशीलता को समझाया है। समय जल्दी जल्दी गुजर रहा है। मनुष्य को समय रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा रास्ते में ही रात हो सकती है। यही सोचकर यात्री तेजी से चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास तरंग और आशा भरकर अपने पैरों की गति कम नहीं होने देता। कविता का गूढ़ अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन में संघर्षरत रहकर मोक्ष प्राप्ति की राह पर बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, परंतु उसे डर लग रहा है कि कहीं लक्ष्य प्राप्ति से पहले ही उसकी मृत्यु न हो जाए और जन्म मरण के बंधन में वो बंधा ही रहे, उनसे मुक्ति ही न हो। कई उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने से पहले अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही चिड़िया की गति बढ़ जाती है और वह अपने पंखों को तेजी से चलाती है। कवि कहता है कि संसार में वह बिल्कुल अकेला है, घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। कवि के मन में जैसे ही यह प्रश्न आता है, कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। प्रियतमा की विरह पीड़ा कवि को बेचैन कर देती है। पतंग कविता का सारांश देखिए। आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती से ये ली गई है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग कविता में कवि आलोक धनवा ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों की बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सजीव चित्रण किया है। कवि ने सुंदर बिंबों का प्रयोग कर कविता को प्रभावी और आकर्षक बना दिया है। भादवा का जो महीना होता है वो गुजर गया है। शरद ऋतु के आगमन पर आसमान एकदम साफ स्वच्छ और निर्मल हो गया है। कवि को शरद ऋतु में भोर के समय आकाश में छाई हुई लालिमा खरगोश की आंखों जैसी लाल दिखाई दे रही है। शरद ऋतु में मौसम सुहाना हो जाने से बच्चों का समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आया है। कवि ने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से इस कविता में व्यक्त किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बाल मन छूना चाहता है। पतंग उड़ाते समय बच्चे रोमांचित होते हैं, वे किसी भी खतरे से डरते नहीं है। कभी बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास मुलायम शुद्ध और सफेद होती है, वैसे ही बच्चे भी निर्मल कोमल और पवित्र होते हैं। बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंगों के सारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। पतंग उड़ाते हुए अगर वे गिर भी जाते हैं तो भी वे अधिक आत्मविश्वासी और निडर बन जाते हैं। ऐसी बाल सुलभ इच्छाओं उमंगों का वर्णन पतंग कविता में आलोक धनवा ने किया है। कविता के बहाने कविता का सारांश देखिए। कुंवर नारायण की यह कविता है और ये उनके काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है।
कवि आज के समय में कविता के वजूद को लेकर चिंतित है। क्या इसका मूल सार है कि आज कविता का वजूद आगे भविष्य में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, ऐसी चिंता है कवि को। कवि को आशंका है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, मगर कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, इसकी महक अनंत काल तक बनी रहती है, ये अमर होती है तथा युगों युगों तक मानव समाज को ये रस प्रदान करती है। चिड़िया के उड़ने की भी एक निश्चित सीमा होती है, फूल के खिलने और महक बिखेरने का भी एक निश्चित समय होता है, लेकिन कविता निस्सीम और कालातीत है। कविता का प्रभाव किसी भी काल में समाप्त नहीं होता है। कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। जिस प्रकार खेल खेलते समय बच्चों की कल्पनाएं असीमित होती है, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाएं भी असीमित होती है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलने के लिए किसी के भी घर चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी भी तरह की सीमाओं या बंधनों को नहीं जानती। वह भी सभी पर अपना प्रभाव समान रूप से डालती है। यही कारण है कि कवि ने बच्चों के खेल और कविता दोनों को एक समान बताया है। बच्चों के खेल को और कविता को दोनों को एक समान बताया है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती है और दोनों ही अपने पराये के भेद को नहीं जानते हैं। बात सिद्धि थी कविता का सारांश देखिए। कुंवर नारायण जी की ये कविता है और उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं से ये ली गई है। इस कविता में कवि ने बताया कि किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता व सरलता पर जोर दिया जाना चाहिए। भाषा कैसी हो, सहज सरल हो, ताकि कविता या बात का प्रभाव श्रोता या पाठक तक आसानी से पहुंच सके। कवि के अनुसार उनकी कविता के भाव बिल्कुल सीधे थे, जो श्रोताओं और पाठकों को सीधे समझ में आ जाते, परंतु भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में सब गड़बड़ हो गया। जब हम अपनी बात को कहने के लिए पांडित्यपूर्ण अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा का सारा प्रभाव समाप्त हो जाता है। कवि जब कविता के बाहरी रूप अर्थात शिल्प पर अधिक बल देता है तो कविता का सीधा साधा कत्ते भी सहज रूप से पाठकों तक नहीं पहुंच पाता है। भाषा की साज सज्जा के चक्कर में कविता की आत्मा अर्थात मूल भाव अनकहे रह जाते हैं। कवि ने यही किया, वह अपनी बात या मनोभाव को अत्यंत प्रभावशाली भाषा में प्रकट करने के चक्कर में फंस गया। भाषा के सुधार और बदलाव पर उसने जितना जितना जोर दिया, बात उतनी अस्पष्ट होती गई। भाषा को भी महत्व देने वाले लोगों के उकसाने में आने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अधीर होकर बिना सोचे समझे उसने बात को भाषा में बलपूर्वक स्थापित करने की कोशिश की और वह अपने उद्देश्य में असफल हो गया। उसकी कविता बाहर से तो ठीक ठाक लग रही थी, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी। अच्छी कविता को बनाने के लिए सही शब्द का सही अर्थ से जुड़ना बहुत बहुत जरूरी है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सारांश देखिए। रघुवीर साय की यह कविता है और लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौती को झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को उजागर किया है। ये अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए शारीरिक विकलांग व्यक्ति से तरह तरह के सवाल पूछकर दर्शकों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। प्रश्नकर्ता अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उसे रुलाने की पूरी कोशिश करता था कि दर्शकों में करुणा का भाव जग सके। भाई कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में संवेदना जगाना, लेकिन असंवेदनशील होकर के वो ये काम कर रहे हैं। इसी से उनका संवेदना बेचने का उद्देश्य पूरा होगा। सही तो यह है कि शारीरिक विकलांग व्यक्ति अपनी पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो और दर्शक वर्ग भी उसकी पीड़ा को देकर सहज ही संवेदनशील बने। परंतु आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। यह कविता हर उन व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना आदि को बेचना चाहते हैं। रघुवीर साय ने समाज की विडंबनाओं को अपनी कविता में स्थान दिया है। संचालक अपाहिज व्यक्ति के प्रति बनावटी करुणा और झूठी सहानुभूति जताकर उसकी करुणा का व्यापार करना चाहता है, सौदा करना चाहता है। उषा कविता का सारांश देखिए। शमशेर बहादुर सिंह की यह कविता है। सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का यह शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया है। उषा कविता में सुबह सवेरे सूर्य के ठीक पहले बदलते आसमान की प्राकृतिक शोभा का सुंदर चित्रण किया गया है। कवि ने ग्रामीण जनजीवन में प्रयुक्त होने वाले दृश्यों, उपमानों का प्रयोग करके जीवंत चित्र खींचा है और प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने की कोशिश की है। इस कविता में कवि ने नए बिंबों का, नए प्रतीक, नए उपमानों का प्रयोग किया है। कविता में काली सी लय, राख से लिपा हुआ चौका है, स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ जो जीवंत परिवेश का आभास करवाते हैं। पूरे ग्रामीण परिवेश को यहाँ उकेरा गया है। सूर्योदय के समय आकाश नीले रंग के शंख की तरह दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी गृहिणी ने राख से
चौका लीप पोत दिया हो तथा वह चौका नमी के कारण अभी गीला है। उसका रंग गहरा है। जैसे ही सूर्य कुछ ऊंचा उठता है उसकी लाली फैलती है। ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे केसर से युक्त काली सील यानी मसाला कूटने का जो पत्थर होता है को किसी ने धो दिया है या स्लेट पर लाल कड़िया चाक मल दी हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे शोभा देने लगता है जैसे कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरेपन की आभा बिखेर रही हो। अतः सूर्योदय के साथ उत्साह का जादू भी अब टूट रहा है, समाप्त हो रहा है। बादल राग निराला जी की क्रांतिकारी कविता है। बादल राग प्रगतिवादी भाव है। निराला जी की प्रसिद्ध कविता है और ये अनामिका के छठे खंड से ली गई है। अनामिका में बादल राग नाम से 6 कविताएं, ये छठा खंड है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल के भीतर सृजन और विध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसानों के लिए उल्लास और नव निर्माण का अग्रदूत है तो किसानों के अंदर क्रांति की भावनाओं को जन्म देता है। बादल शोषित वर्ग के हितैषी हैं जिन्हें देखकर पूंजीपति वर्ग भयभीत होता है। पूंजीपतियों द्वारा किसान मजदूरों का शोषण कर धन वैभव सुख प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन यह सुख वैभव तो क्षणिक है। क्रांति होने पर यह सुख समाप्त होने का डर सदैव पूंजीपतियों के मन में बना रहता है। जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उनको डर रहता है कि जब भी क्रांति होगी हमारा सुख चैन सब लूट लिया जाएगा। बादलों की क्रांति का लाभ दबे कुचले शोषित वर्ग के लोगों को ही मिलता है। इसलिए किसान और उसके खेतों में बड़े छोटे पौधे बादलों को हाथ हिला हिलाकर बुलाते हैं। छोटे पौधे तो उस विनाश से जीवन प्राप्त करते हैं। क्रांति के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। केवल क्रांति से ही बदलाव हो सकेगा। बादल शोषित वर्ग के शुभ चिंतक के रूप में भी जाने जाते हैं। कवितावली उत्तरकांड, इसका सारांश देखिए। तुलसीदास जी द्वारा यह रचित है और संसार के सभी लोग अच्छे बुरे काम बिना धर्म अधर्म की परवाह किए केवल पेट की आग को शांत करने के लिए करते हैं। इस पेट की आग को बुझाने के लिए कोई बुरे कर्म न करने पड़े, इसके लिए कवि एक ही उपाय बता रहा है और वह उपाय है राम रूपी घनश्याम का कृपा जल। भगवान राम की कृपा हो जाएगी तो पेट की आग शांत हो जाएगी। पेट की आग सबसे बड़ी और भयानक होती है। संसार के सभी मनुष्य अपने सारे काम जैसे व्यापार, खेती, नौकरी, चाकरी, गाना गाना, प्रशंसा करना, चोरी चकारी, शिकार, ये आग को बुझाने के लक्ष्य से करते हैं। इस पेट की आग को बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेच देते हैं। विवश हैं। पेट की आग समुद्र की आग से भयानक बताई गई है। कवि के अनुसार इस आग को बुझाने का कार्य केवल राम रूपी घनश्याम ही कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने अकाल की स्थिति व गरीबी का वर्णन किया है। समय पर बारिश न होने के कारण अकाल पड़ा हुआ है, जिस कारण किसान खेती नहीं कर पा रहा है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिल रही है, व्यापारी व्यापार करने में असमर्थ है, नौकर को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों के पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं है। सब त्राही त्राही कर रहे हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है और इस संसार में सदैव देखा गया है कि संकट के समय भगवान राम की कृपा से सब ठीक हो सकता है। कभी राम से प्रार्थना करते हैं कि अब वे ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश करें, अर्थात राम की कृपा होगी तो ये दरिद्रता दूर हो जाएगी। तुलसीदास जी ने जो संकलित सवैया है उसमें भक्त की गहनता और सघनता में उपजे भक्त हृदय के आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई उन्हें बुरा व्यक्ति कहे या सज्जन कहे, राजपूत कहे, झूला कहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि संसार से उनको कोई लेना देना नहीं। सांसारिक बंधनों में एक भक्त बंधा नहीं होता है। उन्हें किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और न ही उन्हें किसी से रिश्ता बनाकर अपनी जाति को बिगाड़ना है। जाति यानी कौन सी? जो ईश्वर भक्त की जाति है वो नहीं बिगाड़ना चाहता है। ये तो सारे संसार में प्रसिद्ध है कि वे श्री राम की भक्ति के गुलाम है। जिसे जो अच्छा लगे वही कहे। वे तो भिक्षा मांग करके भी खा सकते हैं और मस्जिद में भी सो सकते हैं। उन्हें समाज और लोग दोनों से कुछ लेना देना या मतलब नहीं। वे तो राम के समर्पित भक्त हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के लंका कांड से यह अंश लिया गया है और तुलसीदास जी का ये लक्ष्मण के जब शक्तिवान लग जाता है उस प्रसंग का यहाँ मार्मिक चित्रण किया गया है। भाई के शोक में राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के मन में छिपा प्रेम सहसा ही सामने आ जाता है। यह प्रसंग हनुमान जी के भरत जी से मिलने से प्रारंभ होता है, जहाँ हनुमान जी भरत जी के गौरव व यश को अपने हृदय में धारण करके भरत जी की आज्ञा लेकर के लंका चल देते हैं। भरत जी के बाहुबल व शील स्वभाव तथा प्रभु श्री राम के प्रति उनके अपार स्नेह को
मन में सराहते हुए बार बार पवन पुत्र हनुमान जी भरत जी की प्रशंसा किए जा रहे थे। श्री राम लक्ष्मण से अत्यधिक स्नेह करते थे। उधर लंका में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को मूर्छित देकर विलाप करने लगते हैं। वे लक्ष्मण के वन आने का कारण स्वयं को मानते हुए स्वयं को दोषी ठहराते हैं। वे नारी आने को व्रत्र आने के समक्ष कमतर मानते हैं। लक्ष्मण को बिछुड़ते देख राम आत्मग्लानि और शोक से पीड़ित हो जाते हैं। वे स्वयं को शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगते हैं। सीता के अपहरण का अपयश तो पहले ही ले लिया था, अब भाई की मृत्यु का शोक भी राम को सहना पड़ेगा। राम लक्ष्मण से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए लक्ष्मण के बिना राम अपने आप को असहाय, बेबस और कमजोर मान रहे हैं। प्रभु श्री राम के व्याकुल व तर्कहीन वचन प्रभाव को सुनकर वानर व भालुओं का जो समूह था वो भी बेचैन और व्याकुल हो गया था। जैसे ही हनुमान जी आए, संजीवनी बूटी लाए, ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस का संचार हो गया है। हनुमान के आने पर श्री राम जी ने बहुत खुश होकर हनुमान जी को गले से लगा लिया। उसके बाद तुरंत ही वैद्य जी ने लक्ष्मण जी का उपचार किया और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए, अत्यंत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण फिर से जीवित हो गए। इस बात को जब रावण ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वह बार बार अपना सिर पीटने लगा। रावण अत्यंत परेशान होकर अपने छोटे भाई कुंभकर्ण के पास गया। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था और अब तक युद्ध में घटी सारी घटनाएं कुंभकर्ण को बता दी थी। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बिलखने लगा और बोला, मूर्ख रावण, जगत माता सीता का हरण कर अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, ये कैसे संभव है? अर्थात ये संभव नहीं है। रुबाइयों का सारांश देखिए। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां लगा रखी जिसमें वात्सल्य रस है। ये उनकी गुले नगमा रचना से उद्धृत है। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। इनमें नन्हे शिशु की अटकेलियां, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इन रुबाइयों में हिंदी का एक घरेला रूप दिखता है। इनकी भाषा सहज सरल है। इन्हें पढ़ने से सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद आ जाती है। प्रस्तुत रुबाइयों में एक माँ और उसकी संतान का वात्सल्यपूर्ण चित्रण है। माँ अपने बच्चे को आंगन में खड़ी होकर के अपने हाथों में प्यार से झुला रही है। वह उसे बार बार हवा में उछाल देती है, जिसके कारण बच्चा खिलखिलाकर हंस उठता है। वह उसे साफ पानी से नहलाती है तथा उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। बच्चा भी उसे प्यार से देखता है जब वह उसे कपड़े पहनाती है। दिवाली के अवसर पर शाम होते ही पुते हुए सजे हुए घर सुंदर लगते हैं। चीनी मिट्टी के खिलौने बच्चों को खुश कर देते हैं। धान के कील बत्ता से जगमग करते हैं। माँ बच्चे के छोटे घर में दीपक जलाती है, जिससे बच्चों के सुंदर चेहरों पर दमक आ जाती है। आसमान में चांद देखकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता है। माँ उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है और उसे कहती है कि दर्पण में चांद उतर आया है। आज भी जिन बच्चों के जीवन में महंगे खिलौने नहीं है, चंदा मामा ही उनका खिलौना है। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध जीनी घटा से, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से। गुजराती साहित्यकार उमाशंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत का सारांश देखिए। उमाशंकर जोशी द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने खेती के रूप में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ अर्थात भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। ये बीज रचना, विचार और व्यक्ति का हो सकता है। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। उससे शब्दों के अंकुर निकलते हैं और अंततः कविता एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है वह क्षण में होने वाली रुपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु साहित्य का जो रस है ये कभी समाप्त नहीं होता, युगों युगों तक ये चलता रहता, कालातीत है। बगुलों के पंख दूसरी कविता है उमाशंकर जोशी की। उसका सारांश, यह कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। कविता में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। बिंब और चित्रात्मक भाषा एक ही बात है, जिससे दृश्य जीवंत हो उठा है। प्रकृति के सुंदर दृश्यों से कवि ने अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया। कवि काले बादलों से भरे आकाश में सांझ के समय पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। इस नयनाभिराम दृश्य में कवि सब कुछ भूलकर उसमें खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन वह स्वयं को इससे
बचा नहीं पड़ता है, अर्थात जो सांझ के समय बगुलों का एक सुंदर मनमोहक दृश्य बन रहा था, कवि पूरी तरह उसमें डूब जाता है।